एपिसोड की स्टार्टिंग में ली बोलता है क्यों ना हम पेरिंग फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खुद के लिए क्यों ना ले लें। जिसे सुनने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी ली बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। जिसे सुनने के बाद सभी एल्डर सोचने लगते हैं। तभी जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो कि इस समय हम किस सिचुएशन के अंदर हैं, और तुम तो अभी हॉल मास्टर भी नहीं हो, तो तुम इतनी लाइटली कैसे बात कर सकते हो। जिसे सुनने के अली चौंक जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने अभी अभी बोला। मैं बस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था उस आइडिया को लेके जो मेरे मन में आ गया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तभी ली मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर लिया। देखने में ऐसा लगेगा कि एक 22 ईयर्स का लड़का जिससे कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो भी हॉल मास्टर के लिए। तभी एक एल्डर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो 17 पेब्लॉन मास्टर है वो काफी लेट बनाए हैं हमने। तभी वो एल्डर बोलता है ठीक है आगे बोलो। तभी ली बोलता है वेल, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो रीजन है जिसके लिए पेरिंग फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्शन चाहिए वो क्या है। तभी एल्डर बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब प्रिंस जांग है। ली बोलता है बिल्कुल। ली आगे बोलता है कि जो गोल्डन ड्रैगन स्कॉट एजेंसी है वो साइन कर नहीं सकती इस बार कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके बिजनेस के कारण जो हैंगजाओ में है, क्योंकि वो नॉर्मल फीस के मुताबिक आधी प्रोटेक्शन फीस दे रहे हैं। और अगर ये पेयरिंग फ्लावर गार्डन और प्रिंस जांग के लिए नहीं होता तो वो इसे साइन नहीं करते। और मैं इस बात पे पूरा श्योर हूँ कि कोई भी अगर किसी चीज़ का ओनर है वो इस चीज़ पे पक्का गौर करेगा कि जो स्कॉट एजेंसी है उनके गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इतिहास हो उनका, और वो प्रिंस और लोगों को प्रोटेक्ट करते हों, जिससे कि उन्हें एक हाई स्टेटस वाली फीलिंग भी मिले साथ में। तभी एक एल्डर बोलता है कि क्या तुम यूज करने वाले हो प्रिंस जांग को, वो भी हमारे न्यूज को फैलाने के लिए। तभी आगे वो बोलता है कि मुझे ये यकीन है कि हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी इसके लिए पहले ही फेमस है काफी। तभी ली बोलता है कि अगर ट्रेडर स्कॉट का बात करें तो हमारे साथ कोई भी किसी का मैच नहीं है, मगर अगर हम बात करें मेनर प्रोटेक्शन की, सुबह लोग जो बड़े बड़े घर होते हैं, तो ली आगे बोलता है उनमें सबसे ऊपर आता है फ्लाइंग ड्रैगन स्कॉट, जो कि हमसे भी अच्छी प्रोटेक्शन देता है। जिसे सुनने के बाद स्कॉट किंग के फेस का पूरा मूड बदल जाता है और स्कॉट किंग काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी हमें बताया जाता है जो मेनर्स होते हैं हैंगजाओ के अंदर के, अगर उन्हें हम रैंक दें उनके ओनर के रिच होने के तौर पे, तो उनमें जो पेरिंग फ्लावर गार्डन है उसके अंडर मुताबिक एरिया सबसे ज्यादा फ्लाइंग ड्रैगन्स का आता है। तभी ली मन में सोचता है कि जो ग्रेट हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी है वो हमेशा से ये बोलती आई है कि उसका कंट्रोल है जैंग जिंग प्रोविंस में। और ली आगे मन में सोचता है कि ये पेयरिंग फ्लावर गार्डन तो सच में मेरे को दर्द दे देगा। तभी एक एल्डर सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है कि जो तुमने हमें बोला है मेनर प्रोटेक्शन बिजनेस के बारे में, और वो तुम चाहते हो कि हम एडवर्टाइज करें पर्सनली प्रिंस जांग को। तभी वो एल्डर हंसते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम सब लोगों की तरह गोल्डन ड्रैगन्स के बारे में ही चिंता कर रहे हो, मगर आपकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो आपकी चिंता में सबसे नीचे थे। तभी स्कॉट किंग बोलता है कि खाली बातें मीनिंगलेस हैं। तभी ली बोलता है कि जो गोल्डन ड्रैगन्स है उनका काफी लंबे समय से कंट्रोल है पेयरिंग फ्लावर गार्डन पे, तो इसके आगे पीछे पक्का कोई और दूसरा रास्ता तो होगा ही। और जो लीडर है नैमजांग मर्चेंट यूनियन का, उनके पास वो आंसर पक्का होगा जो हमें चाहिए। तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है कि जो चाबी है परेशानी की वो प्रिंस जैंग हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पेयरिंग फ्लावर गार्डन में 10 साल से ज्यादा रखा गया है। और जो लीडर है नैमजांग मर्चेंट यूनियन का और उस जगह का ओनर है, उनके पास कोई आइडिया हो सकता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ 17 पेब्लॉन मास्टर से। सभी न्यूज़ों को सुन के ऐसा लगता है कि हम अब हर एक चीज को हिला सकते हैं।
और हमें थैंक यू करना चाहिए उस ऑफर के लिए जो लीडर नामजांग मर्चेंट यूनियन के हमें दिया है। जिसे सुनने के बाद स्कॉट किंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग प्रॉपर एल्डर काउंसिल में हैं। तभी स्कॉट किंग आगे बोलता है कि तो फिर कौन देखने जाएगा नामजांग मर्चेंट यूनियन के लीडर को। तभी ली मन में सोचता है अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है और मन में बैठते हुए सोचता है कि अब ये एल्डर्स की बारी है कि वो एक्ट करें और बैठते हुए सोचता है कि अब मेरे बस इंतज़ार करना है। तभी कोई अचानक से बोलता है कि 17th पेवलॉन मास्टर, क्या तुम इसे हैंडल करना चाहोगे? जिसे सुनने के बाद ली चौंक आता है। तभी एक एल्डर बोलता है कि हम इस बातचीत को तभी स्टार्ट कर पाए जब इन्होंने हमें ये आइडिया दिया, और जब कोई नामजांग मर्चेंट यूनियन के लीडर से बातचीत करने जाएगा तो उसमें भी पक्का परेशानियां होंगी। मुझे नहीं लगता कि 17th पेवलॉन मास्टर से अच्छा कोई भी उस सिचुएशन को समझ पाएगा। जिसे सुनने के बाद ली के भाई गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी ली मन में सोचता है कि बातचीत करना, वो भी नामजांग मर्चेंट यूनियन के साथ, और वो भी पेरिंग फ्लावर गार्डन के ऊपर, ये कोई आसान काम नहीं है। क्या इन्हें सच में इसे मेरे ऐसे पेवलॉन मास्टर पे छोड़ना चाहिए? तभी ली मन में सोचता है क्यों। तभी स्कॉट किंग बोलता है कि क्या तुम इस चांस को लेना चाहोगे? तभी ली मन में सोचता है ठीक है, अब ज़्यादा सोचना बंद करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी अगर मैं फेल होता हूँ, मगर सभी रिवॉर्ड मुझे ही दिए जाएंगे अगर मैं सक्सेस होता हूँ। तभी ली अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। तभी हमें जगह दिखाई जाती है, पेरिंग फ्लावर गार्डन, पूरा हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक आदमी बैठा होता है। वो बोलता है कि 4th थिंग मास्टर, वो भी स्कॉट किंग के। तभी ली बोलता है कि मुझे अलाउ कीजिए कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं, मैं हूं ली और मेरे साथ खड़े ये दोनों लोग। ली इतना कह ही पाता है। तभी आगे से वो आदमी बोलता है कि मैंने ये सोचा था कि स्कॉट कमांडर या शिपमैन मैनेजर आएंगे। तभी हमें बताया जाता है कि ये नामजांग मर्चेंट यूनियन का लीडर होता है, इसका नाम होता है नो जिरजांग। तभी आगे से ली बोलता है कि मेरे पास सारी अथॉरिटी है, तो आप इसलिए प्लीज बातचीत की चिंता कोई भी मत कीजिए। तभी वो आगे से लीडर बोलता है कि मैं इस बारे में चिंता कैसे ना करूं। ली बोलता है कि मैं यहाँ पे इस रीजन के कारण आया हूँ क्योंकि हमें पता है कि आप हमें यूज करना चाहते हो बस प्रोटेक्शन फीस को कम करने के लिए गोल्डन स्कॉट एजेंसी से, और हमें पपेट की तरह यूज करना तो इसके लिए काफी ज्यादा हो गया। जिसे सुनने के बाद उस लीडर के फेस के रंग उड़े आते हैं। तभी वो लीडर आगे से बोलता है कि तुम इस बात को जानते हुए भी यहाँ आ गए कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं एक साइन करूं कॉन्ट्रैक्ट, वो भी हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी के साथ। तभी ली आगे बोलता है कि हमने कुछ कीमत घटाई जिससे कि हमें ये समझे कि हम दोनों ही कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वो लीडर चुप हो जाता है। तो भाई लोग, ली कह रहा है कि जिससे कि हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी और नामजांग मर्चेंट यूनियन को भी फायदा होगा। तभी ली मन में सोचता है कि अटेंशन देना, क्योंकि ये जो सामने इंसान है ये बैटलफील्ड से बच के आ चुका है जो कि जैमनांग प्रोविंस में हुई थी, और फिर इसने नामजांग मर्चेंट यूनियन को बनाया। इस ओल्ड मैन को जाना जाता है ओल्ड पॉइजनस स्नेक के नाम से भी। तभी वो ओल्ड मैन स्माइल करता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद ली चौंक आता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं ये बात जानता था कि हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी में भी कोई इतना कैपेबल होगा जो इस सब को समझ जाए। तभी वो लीडर आगे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने मैनर्स को भूल गया था, प्लीज सीट पे बैठिए। जिसे सुनने के बाद ली थोड़ी देर शांत हो जाता है। तभी ली बैठने लगता है। वो लीडर आगे से बोलता है कि क्या आप ड्रिंक करना चाहोगे? ली बोलता है हम इस ड्रिंक को तब करेंगे जब हमारी डील कंप्लीट हो जाएगी एज अ सेलिब्रेशन। तभी वो लीडर आगे से बोलता है कि एक डील नहीं, ये तुम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम लोगों को चांस दे रहा हूँ जिससे कि तुम गोल्डन ड्रैगन स्कॉट एजेंसी को चेक कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो सभी शराब खाने और वैश्यालयों को जो कि वोंगसांग ब्रिज के आगे पीछे है। तभी ली बोलता है कि और हम आपको अलाउ करेंगे कि आप नेम यूज करो को, वो भी हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी का। तभी ली आगे बोलता है कि जो सभी मर्चेंट है वो अच्छे से जानते हैं कि दो चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। पहली
कैलकुलेशन और दूसरी वेल्थ यानी कि कमाई। तभी वो लीडर आगे से बोलता है कि इस मीटिंग के बाद जो हेवनली ड्रैगन्स स्कॉट एजेंसी है वो काफ़ी बड़ा ब्लो कर सकते हैं, वो भी गोल्डन ड्रैगन्स के ऊपर। और इसके ऊपर वो लोग कंट्रोल भी ले सकते हैं सारे बिजनेस का जो कि वोंगसोंग ब्रिज के आगे पीछे का है। तभी वो मर्चेंट लीडर बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ तुम्हारा नाम इन दोनों चीज़ों को बराबर नहीं कर सकता जो कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। तभी ली बोलता है मैं समझ गया, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। जैसे सुनने के बाद वो लीडर चौंक आता है। तभी ली टेबल पे कुछ छोड़ता है। वो लीडर बोलता है कि ये क्या है। ली बोलता है कि ये एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है नैमजांग मर्चेंट यूनियन को, वो भी हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी के तौर पे। तभी वो लीडर आगे से बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या मगर। तभी ली बोलता है कि 200 गोल्डन न्यांग्स, वो भी 3 मंथ के लिए। ये उसका बिल्कुल 100 न्यांग कम है जो कि गोल्डन स्कॉट एजेंसी को आपको देना पड़ेगा। तो ये एक बैड कंडीशन नहीं है, है ना। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हम दोनों हैं वो बराबर आ चुके हैं, है ना। जिसे सुनने के बाद वो लीडर थोड़ी देर के लिए चौंक के आता है और सोचने लगता है कुछ। तभी ली स्माइल करते हुए बोलता है कि अब ऐसा लगता है कि हम दोनों का बैलेंस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे है। तभी वो लीडर आगे से बोलता है कि तुम मेरे लिए चीज़ों को काफ़ी डिफिकल्ट बना रहे हो। तभी ली बोलता है कि और इसके रिटर्न में हम सब चीज़ों से डील कर लेंगे जो भी परेशानियां होंगी। तभी ली एक सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है कि जो रिलेशनशिप है आपका जो ओनर है गोल्डन ड्रैगन स्कॉट एजेंसी से और प्रिंस जांग की वाइफ का, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है मगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो भी 10 साल के लिए, वो भी काफ़ी बड़े प्राइस पे। तभी नैमजांग मर्चेंट यूनियन का लीडर बोलता है कि इस चीज़ के लिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम्हें ये पता है, मगर इस नॉनसेंस बात का करने का क्या मतलब हो सकता है। तभी ली बोलता है कि अगर नैमजांग मर्चेंट यूनियन एक तरह से खंडर में चली जाती है तो ये बात पक्का है कि प्रिंस जांग की वाइफ को भी इसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी। तभी ली अचानक से बोलता है कि मैंने ये सुना है जो फ्रीव जिन प्रोविंस है इन दिनों वो नमक से भरपूर हो गई है। जिसे सुनने के बाद वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है।